जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस अपने अपडेट में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के बारे में। कल जब हमने वीडियो बनाई, जब हमने कहा कि भारत सरकार की तरफ से जो एसपीबी मॉडल है एमका का, उसको मंजूरी दे दी गई, तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने काफ़ी कन्फ्यूज़न में आकर ये पूछा कि क्या भारत ऑलरेडी लिमिटेड नंबर्स में SU-57 को खरीद रहा है या फिर F-35 की संभावनाएं कितनी हैं। देखिए, सही मायने में देखा जाए तो इसका स्पष्ट जवाब हम तब तक नहीं मान सकते जब तक कि खुद रक्षा मंत्रालय या फिर कोई गवर्नमेंट संस्था आकर कंफर्म नहीं कर देती, जिसमें इंडियन एयरफोर्स भी शामिल है। लेकिन हाँ, इस पे टिप्पणी अवश्य की जा सकती है, और ये टिप्पणी हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस पे टिप्पणी करी है खुद भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सर ने। RKS भदौरिया सर ने SU-57 वर्सेस F-35 की जो कंट्रोवर्सी है और इसको लेकर जो डाउट्स हैं, उनको क्लियर किया है। आइए जानते हैं कि RKS भदौरिया सर ने मीडिया से बात करते हुए कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही हैं और उनके हिसाब से भारत की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि चाइना को और पाकिस्तान को लेकर लगातार ये रिपोर्ट्स आती रही हैं कि 2026 से 27 तक पाकिस्तान को जो J-35 है उसका एक्सेस मिल जाएगा, जो कि एक स्टेल्थ फाइटर होने वाला है। और ये एक ओवर हाइप्ड एयरक्राफ्ट है, निसंदेह इस पर हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो कि लो रेडार क्रॉस सेक्शन के साथ आएगा, लो रेडार सिग्नेचर के साथ आएगा, और ये बहुत सारे हमारे जो रेडार्स हैं उनको बाईपास भी कर सकता है। और इसके बाद से जो डिफेंस एंथुजियास्ट है उनमें काफ़ी पैनिक देखा गया है। कुछ लोग जो इस मामले के जानकार हैं वो इतना परेशान नहीं है, लेकिन आम जनता जो कि टेक्नोलॉजी के बारे में इतना नहीं जानती, वो काफ़ी परेशान है और वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि तत्काल ज़रूरतों को देखते हुए जो SU-57 है उसको लिया जाए। लेकिन RKS भदौरिया सर का इसको लेकर कुछ और भी कहना है। RKS भदौरिया सर स्पष्ट तौर पर ये मानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर के जो मॉडल है इनको मंजूरी दी है, यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल को मंजूरी दी है, उसके बाद उनका मानना है कि ये एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट है, जो कि भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम में एक बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आने वाली है, क्योंकि ये जो क्रांति होगी ये हमारे एरोस्पेस सेक्टर को पूरी तरीके से कायाकल्प कर देगी। उन्होंने कहा कि ये डिसीजन काफ़ी महत्वपूर्ण है। रही बात सवाल की कि भारत को SU-57 या F-35 की तरफ जाना चाहिए, तो RKS भदौरिया सर ने क्लियर कह दिया है कि हमारा जो प्राथमिकता है वो अब सिर्फ एमका होनी चाहिए। हमें फॉरेन जो एयरक्राफ्ट्स हैं इनके तरफ फ़िलहाल तब तक नहीं सोचना चाहिए जब तक कि हमें ऐसा लगे कि हमारा प्रोग्राम समय से पूरा नहीं हो सकता, जो कि एमका के साथ बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक ट्विन इंजन मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर है, जो कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से विकसित किया जा रहा है, और ये भारत की एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगा। उन्होंने कहा कि जितने ज़रूरी अप्रूवल्स है प्रोग्राम के लिए, ये भी सभी सरकार की तरफ से लिए जा चुके हैं, और जो जेट इंजन प्रोसेस है इसमें भी बड़ी अपडेट्स हमें किसी भी क्षण देखने को मिल सकती है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने जो एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है, ये इस चीज़ पे भरोसा दिखाता है कि जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये फास्ट ट्रैक होगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टनर मिल करके इस प्रोग्राम को काफ़ी तेज़ी के साथ पूरा करेंगे, और ऐसे में भारतीय वायुसेना के लिए यही ऑप्शन सबसे ज़्यादा हितकर है। अच्छा, उन्होंने सिर्फ हवा में ही बात नहीं करी, बाकायदा उन्होंने कुछ रीज़न भी दिए हैं कि हमें इस समय F-35 और SU-57 के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि एमका की जब बात आप करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, और बीतते समय के साथ हमारे पास ये इसमें स्वतंत्रता होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट लो रेडार क्रॉस सेक्शन को फीचर करेगा, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी फीचर करेगा, इंटरनल वेपन बेस हमें देखने को मिलेंगी, कटिंग एज एवियोनिक्स देखने को मिलेंगी, AI पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक पायलट सिस्टम देखने को मिलेगा, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ देखने को मिलेंगी, और ये अपने कैटेगरी का सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट हो सकता है। उन्होंने कहा कि DRDO से जितने हमने बात करी उस हिसाब से हमें पता चला है कि 2032 से 33 तक ये अपने सभी डेवलपमेंटल ट्रायल्स को कंप्लीट कर लेगा, और 2035 से भारतीय वायुसेना इसको इंडक्ट करना शुरू कर देगी। एमका के टोटल 5 प्रोटोटाइप्स बनाए जाने हैं, जिसकी पहली उड़ान 2027 के अंत तक या 2028 की शुरुआत में पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने अपने कन्वर्सेशन के दौरान ये भी कहा कि एमका सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल एंडेवर नहीं है, बल्कि हमारी स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है। उन्होंने कहा कि भारत का ये डिसीजन ऐसे समय पर आया है जब इस समय चर्चाएं फॉरेन प्लेटफॉर्म जैसे कि SU-57 और F-35 को लेकर चल रही हैं। निसंदेह ये हमारे लिए तत्कालिक समाधान तो हो सकते हैं, लेकिन हम अगर लॉन्ग टर्म पे देखें तो ये हमारे लिए एक लायबिलिटी बन के रह जाएंगे।
निसंदेह ये दोनों एयरक्राफ्ट काफ़ी खतरनाक हैं, लेकिन ये अपनी बाउंड्रीज और डिपेंडेंसीज को लेकर भारत आएंगे, जहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लिमिटेशन हमारे पास होगी, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास होंगे, जियोपॉलिटिकल बैगेज होगा। वहीं एम का दूसरी तरफ क्लीन स्लेट होगा और ये भारत की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है और हमें इसमें किसी प्रकार के दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा 2018 में हम FGFA से ऐसे ही बाहर नहीं आए, हमें कुछ ऐसी बातें पता चली थी SU-57 प्रोग्राम को लेकर जिसने हमें विवश कर दिया इस प्रोग्राम को छोड़ने के लिए। उन्होंने कहा कि SU-57 से बाहर आना भारत के एरोस्पेस सेक्टर के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि हमें समय रहते ही पता चल गया था कि इसकी स्टेल्थ परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसी कल्पना करी गई थी। वहीं इसके इंजन को लेकर के भी बहुत सारे चैलेंजेस थे जिनका उस समय तत्कालिक समाधान हमें नहीं दिख रहा था। वहीं F-35 पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि निसंदेह ये एक प्रूवन एयरक्राफ्ट है, लेकिन आप अमेरिका के नेचर को जानते हैं, इससे जुड़ी हाई कॉस्ट को जानते हैं और अमेरिका के रिस्ट्रिक्टिव टेक्नोलॉजी शेयरिंग पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में आप जानते हैं, जिसको लेकर आप ये मान सकते हैं कि कभी भी भारत स्वतंत्र रूप से अपने मन मुताबिक ना तो इस एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई कर सकता है और ना ही कभी भारत इसमें अपने मन मुताबिक इसको ढाल सकता है। तो ये सारी चीज़ें भारत के साथ आएंगी। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ही इस समय सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। हाँ, निसंदेह इसमें चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हम पहली बार 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बना नहीं सकते, बल्कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट इस क्षेत्र में हो चुका है। एयरफ्रेम से लेकर इंजन जो चीज़ें हैं, सेंसर्स हो गई या दूसरी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये भारत में ही विकसित की जा रही हैं, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से है। सबसे खास बात तो ये है कि ये 27 टन वजनी एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक मीडियम वेट फाइटर होने के साथ साथ एयर सुपरमेसी, ग्राउंड स्ट्राइक, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे मिशंस को एग्जीक्यूट करने में सक्षम होगा। इसकी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये इसे अपने कैटेगरी के दूसरे फाइटर्स के समकक्ष लेकर आएंगी और कुछ मामले में ये उनसे ज़्यादा भी आगे निकल जाएगा। इसमें हमें सुपर क्रूज, सुपर मनोवरेबिलिटी देखने को मिलेगी, सुपीरियर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी और इंडिजिनस कंटेंट इसमें 85% तक देखने को मिलने वाला है, जो कि जेट इंजन आने के बाद जो 100% इंडिजनाइजेशन है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो आरकेएस भदौरिया सर ने क्लियर कर दिया है कि फिलहाल SU-57 और F-35 हमें तत्कालिक समाधान के तौर पर तो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके आने के बाद जो हमारा स्वदेशी प्रोग्राम है ये प्रभावित भी हो सकता है। इसलिए फिलहाल सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए कि युद्ध स्तर पर जो एमका का प्रोग्राम है इसको ही आगे बढ़ाया जाए और इसके लिए जितनी भी आर्थिक मदद है, इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद है, वो सरकार को करनी चाहिए। तो यहाँ पर अब ये ऐसा विषय है जिसके बारे में स्पष्ट तो कोई नहीं कह सकता कि भारत लेगा या नहीं लेगा, लेकिन मौजूदा वायुसेना प्रमुख, पूर्व वायुसेना प्रमुख और जो सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं उनकी बात माने तो फिलहाल भारत को एक ही प्रोग्राम पर अभी ध्यान अपना केंद्रित करना चाहिए और वो है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। आप आरकेएस भदौरिया सर की बात से कितना सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।